हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ द टैक्स एक्सप्रेस। आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम जीएसटी एंड इनकम टैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स, क्वेरी रेजोल्यूशंस, केस लॉ डिस्कशंस एंड एनालिसिस करते आ रहे हैं और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी को बिग थैंक यू। टैक्स अवेयरनेस और नॉलेज को ध्यान में रखते हुए ये चैनल लॉन्च किया गया है और आप सभी का सपोर्ट इस चैनल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम पॉपुलर सीरीज जीएसटी में सवाल आपके और जवाब हमारे को कंटिन्यू करते हुए आपकी कॉमन क्वेरीज और इश्यूज के पॉसिबल रेजोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए जीएसटी से जुड़ी विभिन्न कॉमन क्वेरीज के सॉल्यूशंस। क्वेरी नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर 1920 के दौरान एक इंटरस्टेट परचेज इनवॉइस पर आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हेड्स में इनपुट क्लेम कर लिया। अब डिपार्टमेंट का नोटिस आया है कि आपने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रॉन्गली क्लेम किया है, आप उसे रिवर्स करें और इंटरेस्ट के साथ। इस इशू का पॉसिबल सॉल्यूशन बताएं। देखिए, इस केस में अभी तक कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट अवेलेबल नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट 3B में क्लेम किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्क्रूटनी 2A के मिसमैच के आधार पर करता है। आपके केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में क्लेम्ड आईटीसी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि आपने गलत हेड में इनपुट क्लेम कर लिया है। यदि ये रॉन्गली क्लेम्ड इनपुट रूल 88B में बताए गए प्रोविजंस के हिसाब से यूटिलाइज भी हुई है तो आपको इसे विद इंटरेस्ट रिवर्स करना होगा। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप डिपार्टमेंट के सामने ये क्लियर रख सकते हैं कि ये एक रेवेन्यू न्यूट्रल ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें आईजीएसटी की जगह C+S में आईटीसी क्लेम कर लिए जाने पर रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं है, बिकॉज आईजीएसटी में क्लेम की गई इनपुट वैसे भी C+S हेड में आउटवर्ड लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज की जाती, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट्स अपीलेट स्टेज पर ही एडमिट किए जाने की संभावना है। क्वेरी नंबर 2, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के दौरान हमने एक्सेस टैक्स पे कर दिया था और उसका एडजस्टमेंट सब्सिक्वेंट रिटर्न्स में नहीं कर पाए थे और हमने सितंबर 18 की 3B में एक्सेस पेड आउटवर्ड लायबिलिटी को आईटीसी में क्लेम कर लिया। क्या ये अप्रोच सही है? इस केस में प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन तो रिफंड के लिए अप्लाई करना होता। हालांकि एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि ये एक रेवेन्यू न्यूट्रल मामला है क्योंकि ज़्यादा टैक्स सेट ऑफ को इनपुट क्रेडिट क्लेम करके कंपनसेट किया गया है, लेकिन डिपार्टमेंट इस आर्गुमेंट को मानेगा, इस बारे में संदेह है। डिपार्टमेंट 17-18 के केसेस में 2A वर्सेस 3B की स्क्रूटनी कर रहा है और ऐसी स्थिति में लोअर अथॉरिटीज द्वारा इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया जाना मुश्किल नजर आता है। क्वेरी नंबर 3, क्या एक ही पैन पर 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस लिए जा सकते हैं और यदि हाँ तो क्या एक ही पैन पर 2 अलग अलग स्टेटस में रजिस्ट्रेशन लिए जा सकते हैं, जैसे एक फर्म रेगुलर और दूसरी फर्म कंपोजिशन में? जी हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है और एक ही पैन पर 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस अलाउड हैं, लेकिन सेम स्टेटस में ही। तो इसलिए आप सिंगल पैन पर अलग अलग स्टेटस में यानी एक रेगुलर और एक कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। क्वेरी नंबर 4, क्या ASMT 10 में जो मैटर इंक्लूडेड नहीं था ऐसे किसी भी मैटर के लिए DRC 01 में शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है? ASMT 10 सेक्शन 61 में स्क्रूटनी का टूल है जो बाद में DRC 01 के तहत शो कॉज नोटिस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर ASMT 10 में कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं था जिसके लिए टैक्स पेयर से एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा गया तो ऐसे किसी मैटर को DRC 01 में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। सेक्शन 61 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होने पर डायरेक्ट शो कॉज नोटिस इशू किए जाने का प्रोविजन नहीं है, इसलिए किसी न्यू मैटर को शो कॉज का पार्ट बनाया जाना सही नहीं होगा। क्वेरी नंबर 5, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इन द मिडिल ऑफ द ईयर ही टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस कर गया है। क्या हमें ई इनवॉइसिंग 2022-23 से ही एप्लीकेबल मानी जाएगी? इस केस में ई इनवॉइसिंग 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगी। क्वेरी नंबर 6, फाइनेंशियल ईयर 17-18 की कुछ लेफ्ट ओवर आईटीसी को हमने 2018-19 में क्लेम किया था, लेकिन 17-18 के GSTR 9 में हम इसे रिपोर्ट करना भूल गए। इस कैरी फॉरवर्ड आईटीसी को डिपार्टमेंट के सामने कैसे सब्सटेंशिएट करें? देखिए, GSTR 9 में कैरी फॉरवर्ड की गई आईटीसी को रिपोर्ट नहीं किया जाना एक प्रोसीजरल लैप्स है और केवल इस बेस पर आपकी जेन्युइन आईटीसी को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको अपना क्लेम सब्सटेंशिएट जरूर करना होगा और इसके लिए आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट और आईटीसी क्लेम्ड इन 3B का एक प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन तैयार करें और साथ ही ये भी एस्टैब्लिश करें कि 2018-19 में स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड तक आपने 17-18 की इनपुट को क्लेम किया है। क्वेरी नंबर 7, एक ट्रेड अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत हमारे परचेजर को हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं। टैक्स इनवॉइस में डिस्काउंट को किस तरह शो करना है, टैक्सेबल वैल्यू के डिडक्शन के रूप में या इनवॉइस वैल्यू में से डिडक्ट करके? सेक्शन 15 के अनुसार यदि इनवॉइस में डिस्काउंट इज ड्यूली शोन देन इट इज टू बी शोन एज डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल वैल्यू। अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट का अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू में से लेस करके बैलेंस अमाउंट पर टैक्स चार्ज करना होगा। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में आपको क्रेडिट नोट इशू करके डिस्काउंट पास ऑन करना होगा और साथ ही आपके रेसिपिएंट को उस क्रेडिट नोट के अगेंस्ट अपनी आईटीसी को उस एक्सटेंट तक रिवर्स करना होगा।
तो ये थी जीएसटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जीएसटी से जुड़ा ये सवाल जवाब का वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी कई क्वेरीज को सॉल्व करने में आपको मदद मिली होगी। टैक्सेशन से जुड़े ऐसे ही विभिन्न प्रावधानों, टैक्सेशन डिस्कशंस, एनालिसिस आदि के लिए देखते रहिए आपका अपना दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।